क्या क्लासेस के कॉन्सेप्ट ने भी आपकी क्लास लगा रखी है? नहीं समझ आता ये कॉन्सेप्ट? क्यों डंडर मेथड्स यूज़ करने हैं? ये सेल्फ हर जगह यूज़ क्यों होता है? और जहाँ तक एक्सेस स्पेसिफायर्स की बात है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन पाइथन में इतनी कन्फ्यूजिंग क्यों है? तो इन्हीं सब पॉइंट्स को मैंने एड्रेस किया है आज के इस वीडियो में सिंपल हिंदी भाषा में एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाय, इस सेशन में मैं आपको दूंगा इंट्रोडक्शन टू क्लासेस और सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ अ क्लास। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऊप के जो हैं क्लास, एट्रीब्यूट, मेथड्स और ऑब्जेक्ट्स। और फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन में हम लोग क्लास कैसे क्रिएट करते हैं और इम्पोर्टेंस डंडर मेथड इनिट का। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट एक्सेस स्पेसिफायर्स का और पाइथन कैसे इन एक्सेस स्पेसिफायर्स को इम्प्लीमेंट करता है। और इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन गेटर्स और सेटर्स की जो हमें हेल्प करते हैं अनवांटेड डेटा को फिल्टर आउट करने में। और फाइनली मैं आपको बताऊंगा सेल्फ कीवर्ड के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्लास के कॉन्सेप्ट। तो मैं इसकी शुरुआत करूंगा वापस आपको फंक्शंस के सेशन में ले जाके। तो फंक्शंस के सेशन में हम लोगों ने बात करी थी कि जब मेरे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन रिक्वायरमेंट्स के बेस पे मैं कुछ फंक्शनैलिटीज डिफाइन करता हूं और उन फंक्शनैलिटीज के अगेंस्ट मैं फंक्शंस लिखता हूं। और ऐसा पॉसिबल है जब मैं कोई एक फंक्शनैलिटी डिफाइन करता हूं तो उसके अगेंस्ट मुझे एक से ज्यादा फंक्शंस लिखने पड़ते हैं जो आपस में रिलेटेड होते हैं। और ये जो फंक्शंस होते हैं ये एक सिमिलर सेट ऑफ जो मेरे वेरिएबल्स हैं उन्हीं पे ही एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास रिक्वायरमेंट है कि मुझे कैलकुलेटर का कोड लिखना है, तो उस केस में मैं 4 फंक्शंस इजीली लिख दूंगा, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और मल्टीप्लाई के। और मैं ऐसे 2 वेरिएबल्स भी डिफाइन कर दूंगा जिन पे ये चारों फंक्शंस एक्ट करते हैं ना। अगर मैं इन चारों फंक्शंस को और जो डेटा वेरिएबल्स है जिन पे ये चारों फंक्शंस एक्ट करते हैं उन सबको एक लॉजिकल यूनिट में कंबाइन कर दूं तो मेरे लिए इनका मैनेजमेंट बहुत ही आसान हो जाएगा। और यही है कॉन्सेप्ट क्लास का, जहां मैं फंक्शनैलिटी या फंक्शंस जो रिलेटेड है और जिस डेटा टाइप्स या जिस वेरिएबल्स पे वो एक्ट करते हैं मैं उनको एक साथ एक लॉजिकल यूनिट इन द नेम ऑफ क्लास मेंशन करता हूं और उसको यूज कर सकता हूं। एट द सेम टाइम जब आप किसी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करेंगे तो आप रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि उनको किस तरह की और कौन कौन सी एंटिटीज चाहिए। एंटिटीज बोले तो क्लास। और बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स आप डिफाइन करते हैं कि ये एंटिटीज में कौन कौन सी फंक्शनैलिटी हो। सो जनरली ये जो अप्रोच होती है ये टॉप डाउन अप्रोच होती है, जहां मैं पहले एंटिटीज या क्लासेस आइडेंटिफाई करता हूं और बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स मैं इन क्लासेस के फंक्शंस और रिलेटेड वेरिएबल्स डिफाइन करता हूं। पर मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया है क्लास का वो बॉटम अप अप्रोच से समझाया है, जहां पे मेरे पास ऑलरेडी कुछ फंक्शंस हैं और ये आपस में रिलेटेड है, तो मैंने उनको एक साथ बंडल किया है और जो वेरिएबल्स को वो यूज कर रहे हैं जस्ट टू इंश्योर कि आपको क्लास का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। चलिए अब बात करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। तो इसमें सबसे पहला है क्लास। इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं और फंक्शंस होते हैं, और ये जो फंक्शंस होते हैं इन्हीं वेरिएबल्स को यूज करते हैं या इन्हीं के ऊपर काम करते हैं। जनरली जो क्लास होती है वो मेरे पास एक ब्लूप्रिंट की तरह होती है। तो जब मैं एक्चुअली में अपना प्रोग्राम रन करता हूं तो मैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स या इसके इंस्टेंसेस बनाता हूं। क्लास को आप एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी कह सकते हैं। अभी तक हमने जो भी डेटा टाइप्स देखे थे, स्ट्रिंग, नंबर, फ्लोट, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी एटसेट्रा, हम इन बिल्ट इन डेटा टाइप्स को कंबाइन करके यूज करके और कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो उसको हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स कहते हैं। और अगेन जो पर्पस है क्लास का वो यही है कि जिन डेटा टाइप्स पे मेरे को काम करना है और जिन फंक्शंस ने इन डेटा टाइप्स को मैनेज करना है वो एक ही यूनिट में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अगला बिल्डिंग ब्लॉक है एट्रीब्यूट। तो अभी तक जितने भी हमने वेरिएबल्स डिफाइन करे हैं अपनी स्क्रिप्ट्स के अंदर, अगर मैं वही वेरिएबल जब मैं क्लास में डिफाइन करता हूं तो हम इसको नाम देते हैं एट्रीब्यूट का। और ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ये जो क्लास के जो हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं उनकी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा बिल्डिंग ब्लॉक है मेथड्स। सो अभी तक हमने जितने भी फंक्शंस लिखे हैं जब मैं वही सेम फंक्शन क्लास के अंदर लिखता हूं तो मैं इसको मेथड बोलता हूं। और ये जो मेथड्स होते हैं ये डिफाइन करते हैं उस पर्टिकुलर क्लास का बिहेवियर। और ये जो मेथड्स हैं ये जो एट्रीब्यूट्स मैंने डिफाइन करे हैं उन्हीं के ऊपर एक्ट करते हैं।
चौथा बिल्डिंग ब्लॉक है ऑब्जेक्ट, जो क्लास का इंस्टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाया है या सेट का वेरिएबल बनाया, सो इसी तरह से मैं इस क्लास के भी ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ। और जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसकी तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी आइडेंटिटी, उसका स्टेट और उसका बिहेवियर। आइडेंटिटी जो है वो हेल्प करती है मेरे को ऑब्जेक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में, और मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी चेक कर सकता हूँ आईडी फंक्शन यूज करके, जो मुझे उसका मेमोरी रेफरेंस प्रोवाइड करती है। सो दूसरा है स्टेट, और ये है वैल्यूज जो मैं एट्रीब्यूट्स में स्टोर करता हूँ एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। और तीसरा है बिहेवियर, जो है मेथड जो हम इस क्लास के लिए डिफाइन करते हैं, और ये मेथड्स हम यूज करते हैं एट्रीब्यूट्स की प्रोसेसिंग के लिए या फिर दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्ट करने में या डेटा शेयरिंग में। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ पाइथन में हम क्लास कैसे डिफाइन करते हैं, और ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। पाइथन में क्लास डिफाइन करने के लिए मैं यूज करूंगा कीवर्ड क्लास, और उसके बाद मैं मेंशन करता हूं क्लास का नाम, और उसके बाद मेंशन करूंगा ये कोलन, जो हेल्प करेगा मेरे को आइडेंटिफाई करने में इस क्लास के कोड ब्लॉक को। और इस एग्जांपल में रो नंबर 6 से लेके रो नंबर 20 तक जो भी मेरा कोड है वो इस क्लास को बिलोंग करता है। नाउ जब भी मैं क्लास डिफाइन करता हूं तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है इनिट मेथड। सो इसको हम डंडर मेथड भी बोलते हैं या मैजिकल मेथड भी बोलते हैं। जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो पाइथन इस मेथड को इंटरनली कॉल करके इस ऑब्जेक्ट के जो दो एट्रीब्यूट्स हैं एक्स और वाई, उनको इनिशियलाइज कर देता है। और एक्स एंड वाई वैल्यू जो है ये उनकी डिफॉल्ट वैल्यूज हैं जो मैं ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे पास ऑन करता हूँ। इसके अलावा इस क्लास के अंदर मैंने 4 मेथड्स डिफाइन करे हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इन मेथड्स की डेफिनेशन फंक्शन की डेफिनेशन से डिफरेंट नहीं है। सो यही कोड अगर मैं क्लास के बाहर लिखता हूं तो मैं इसे फंक्शन बोलूंगा, और क्योंकि मैंने इसको क्लास के अंदर लिखा है तो मेरे नॉमेनक्लेचर है, मैं इसको मेथड कॉल करूंगा। और सेम केस है मेरा एट्रीब्यूट्स का। यहाँ पे मैंने एक्स एंड वाई के नाम से जो दो वेरिएबल्स बनाए हैं उनको मैं एट्रीब्यूट बोलूंगा। अब मैं बनाता हूं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट, और उसका कोड है ना। इस स्टेटमेंट में मैंने कैलकुलेटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और क्योंकि मैंने यहाँ पे इनिट मेथड में दो पैरामीटर्स मेंशन करे हैं एक्स वैल और वाई वैल, तो मेरे लिए मैंडेटरी है कि जब भी मैं इस कैलकुलेटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उस टाइम पे मुझे ये दो आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़ेंगे। अगर मैं ये दो आर्ग्यूमेंट्स मेंशन नहीं करूंगा तो पाइथन इसमें एरर थ्रो करता है, और यही दो वैल्यूज हैं जो मेरे एट्रीब्यूट एक्स और वाई को असाइन होंगे। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को यूज करके कैलकुलेटर क्लास का कोई भी ऑपरेशन कर सकता हूं, और ये मुझे 12 का रिजल्ट दे रहा है बाय एडिंग 10 एंड 2। सो अब मैं बात करता हूँ डंडर और मैजिक मेथड्स की। तो अभी क्लास की डेफिनेशन में हमने एक मेथड देखा अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, जो कि डंडर और मैजिक मेथड है। इसको हम डंडर मेथड इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इसके आगे और पीछे डबल अंडरस्कोर होता है और उसकी शॉर्ट फॉर्म है डंडर। तो इन मेथड्स को हम मैजिक मेथड इसलिए भी बोलते हैं कि पाइथन इन मेथड्स को कॉल करता है जब पाइथन को इन मेथड्स की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो वो इस क्लास का अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट मेथड कॉल करता है उस ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करने के लिए। और ये जो मेथड्स हैं ये मैं एज अ प्रोग्रामर लिखता हूं, बट इनको कॉल या एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पाइथन लैंग्वेज की है। मैं ये बाकी जो मेथड्स या फंक्शंस हम लिखते हैं उसकी तरह इन मेथड्स को मैं कभी भी एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करता। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल और शेयर करता हूँ ना। इस एग्जाम्पल में फिर से क्लास कैलकुलेटर को ही यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया है जिसकी वैल्यूज मैंने इस टाइम 100 और 5 रखी है, और इस स्टेटमेंट में मैं इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहा हूँ। सो जब मैंने इसे एग्जीक्यूट किया तो उसने मुझे ये इंफॉर्मेशन शो करी है जो बता रहा है कि कैल्क ऑब्जेक्ट इस मेमोरी रेफरेंस पे है। नाउ मैं एक डंडर मेथड और इंप्लीमेंट करूंगा इस क्लास के अंदर जिसका नाम है अंडरस्कोर अंडरस्कोर str। इस एग्जाम्पल में मैंने एक और डंडर मेथड इंप्लीमेंट किया है अंडरस्कोर अंडरस्कोर str, और जब भी मैं ये प्रिंट स्टेटमेंट कॉल करूंगा और उसमें मैं अपना कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट मेंशन करूंगा तो पाइथन इंटरनली इस मेथड को कॉल करेगा, और जो भी ये मेथड स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है उसको डिस्प्ले करेगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं
सो इसने मुझे एक रीडेबल स्ट्रिंग रिटर्न करी है बजाय कि मेमोरी एड्रेस के जो हमने पिछली बार देखा था। सो इस तरह से मैं अलग अलग डंडर मेथड्स जिनका अपना एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, मैं उनको इम्प्लीमेंट करता हूँ और पाइथन इन डंडर मेथड्स को जब रिक्वायर्ड होता है उस टाइम पे कॉल करता है। जैसे मैंने कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट बनाया तो उस टाइम पे इसने इनिट मेथड कॉल किया। जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया तो उस केस में इसने अंडरस्कोर अंडरस्कोर str मेथड कॉल किया। तो ऐसे जितने भी मेरे पास मैजिकल मेथड्स या डंडर मेथड्स हैं, उन सबका अपना एक स्पेसिफिक पर्पस है और उस पर्पस के बेसिस पे ही पाइथन ये मेथड्स को इंटरनली कॉल करता है। चलिए अब बात करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स की। और ये एक्सेस स्पेसिफायर्स मेरे को हेल्प करते हैं क्लास के मेथड्स और एट्रीब्यूट्स के एक्सेसिबिलिटी स्कोप को डिफाइन करने में। और जनरली इसके 3 लेवल्स होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। लैंग्वेजेस जैसे सी प्लस प्लस और जावा में ये एक्सेस स्पेसिफायर्स काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंटेड है। तो सबसे पहले मैं आपको इन एक्सेस स्पेसिफायर्स का मीनिंग समझाऊंगा और फिर उसके बाद पाइथन इसको कैसे इम्प्लीमेंट करता है हम वो देखेंगे। तो जब मैं बात करता हूँ प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर की, तो उस केस में मेरे जो क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हैं वो क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं है। और मैं जब इस क्लास से दूसरी क्लास इनहेरिट करूंगा तो उस इनहेरिटेड क्लास में भी ये एट्रीब्यूट्स और मेथड्स अवेलेबल नहीं होंगे। बाय द वे, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट मैं इस ट्यूटोरियल में कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो उस टाइम पे हम लोग इनहेरिटेंस का कोई भी फीचर यूज नहीं करेंगे। तो जब मैं बात करता हूँ कि ये मेथड्स और एट्रीब्यूट्स क्लास के अंदर ही अवेलेबल हैं, इसका मीनिंग क्या है पहले मैं आपको ये बताता हूँ। तो इस एग्जाम्पल में मैंने एक क्लास डिफाइन करी है टेस्ट के नाम से, और उसमें मैंने एक प्राइवेट एट्रीब्यूट डिफाइन किया है और एक प्राइवेट मेथड डिफाइन किया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो क्लास मैंने लिखी है इसका पर्पस है कि किस तरह से प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर सी प्लस प्लस और जावा लैंग्वेज में काम करते हैं। सो जब मैं प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर की बात करूंगा तो कोई भी प्राइवेट एट्रीब्यूट या प्राइवेट मेथड मैं उसको इस तरीके से ऑब्जेक्ट डॉट प्राइवेट एट्रीब्यूट या ऑब्जेक्ट डॉट प्राइवेट मेथड की तरह कॉल नहीं कर पाऊंगा। यस, अगर मैंने कोई प्राइवेट एट्रीब्यूट डिफाइन किया है और उसको क्लास के मेथड्स के अंदर ही अगर मैं रेफर कर रहा हूं जैसे यहाँ पे, तो ये मेरे लिए एक वैलिड स्टेटमेंट होगी। बट ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं, जब मैंने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं उस एट्रीब्यूट को या उस मेथड को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं, तो उस केस में जावा और सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेजेस मेरे को एरर थ्रो करेंगी। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर की तरह ही काम करता है। एक ही डिफरेंस है, जब मैं उस क्लास से कोई नई क्लास इनहेरिट करूंगा तो उस केस में ये प्रोटेक्टेड मेथड जो है इनहेरिटेड क्लास को विजिबल होंगे। अगर इनकी डेफिनेशन को देखें तो प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स और मेथड सब क्लास को अवेलेबल हैं और प्राइवेट के जो एट्रीब्यूट्स और मेथड हैं वो सब क्लास को अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब अगर मैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर की बात करूं तो इस केस में एट्रीब्यूट्स और मेथड्स मेरे को ऑब्जेक्ट लेवल पे अवेलेबल हैं, विच मींस मैं अगर ये दो स्टेटमेंट्स मेंशन करता हूं ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट और ऑब्जेक्ट डॉट मेथड, देन उस केस में ये दोनों स्टेटमेंट्स मेरे लिए वैलिड हैं और ये स्टेटमेंट एनीवे वैलिड है ही। सो ये है कॉन्सेप्ट एक्सेस स्पेसिफायर्स का, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। नाउ जब बात आती है पाइथन में ये कैसे इम्प्लीमेंटेड है, तो मैं उसका अब आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स अभी शेयर करे हैं इसका पर्पस है कि जावा और सी प्लस प्लस में जब हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो कौन सी स्टेटमेंट्स लाइक दीज वैलिड हैं और कौन सी स्टेटमेंट्स वैलिड नहीं है। जनरली जब हम कोई क्लास डिफाइन करते हैं तो हम उसके एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट रखते हैं और जो उसके मेथड्स होते हैं उसको हम पब्लिक रखते हैं। तो उसका एक रीजन है कि फ्यूचर में जब हम इस क्लास की इम्प्लीमेंटेशन को चेंज करते हैं तो जो प्रोग्राम्स इस क्लास को यूज कर रहे हैं उनके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट ना आए, वो दोनों क्लासेस पुरानी और नई वर्जन को आराम से यूज कर सके। बट अगर इस चेंज में मैंने किसी मेथड का नाम या मेथड के पैरामीटर्स को चेंज कर दिए तो इस केस में जो प्रोग्राम इस क्लास को यूज कर रहा है उसको भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। ना आप इस सिचुएशन को इमेजिन करिए कि आपने कोई एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करी है और आपने उसके बेसिस पे अपना एक प्रोग्राम लिख डाला है। ना जैसे ही लाइब्रेरी की नई वर्जन रिलीज होती है आप उसको अपने पास इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करते ही आपका प्रोग्राम चलना बंद कर देता है। आप अपनी इस फ्रस्ट्रेशन को इमेजिन कर सकते हैं।
सो इसी कारण से हम लोग क्लासेस के इम्प्लीमेंटेशन में उसके एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट रखते हैं। दूसरा, अगर मुझे क्लास की इम्प्लीमेंटेशन को चेंज करना है, शायद उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, तो वो भी मेरे लिए बेनिफिशियल होती है, क्योंकि मुझे ये पता है कि कोई भी इसके एट्रीब्यूट्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर रहा है। तो एज लॉन्ग एज मेरे मेथड्स ठीक हैं, मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन को जैसे चाहूँ वैसे चेंज करके दोबारा से रिलीज कर सकता हूँ। तो चलिए अब देखते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स की इम्प्लीमेंटेशन पाइथन में। ना इस एग्जाम्पल में मैंने क्लास बनाई है टेस्ट, और उसमें मैंने 3 एट्रीब्यूट्स डिफाइन करे हैं: पब्लिक एट्रीब्यूट, प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट एंड प्राइवेट एट्रीब्यूट। नाउ प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट से पहले मैंने एक सिंगल अंडरस्कोर मेंशन किया है, और प्राइवेट एट्रीब्यूट से पहले मैंने 2 अंडरस्कोर मेंशन किए हैं। और इसी तरह से मैंने एक पब्लिक मेथड, प्रोटेक्टेड मेथड और एक प्राइवेट मेथड बनाया है। ये तीनों मेथड्स, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, इनकी वैल्यूज को प्रिंट कर रहे हैं। अनलाइक जावा और सी प्लस प्लस, जिनमें मेरे पास प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक जैसी कीवर्ड्स होते हैं, जो मैं यूज करता हूं किसी भी एट्रीब्यूट या मेथड को पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड बनाने में, पाइथन में मेरे पास ऐसा कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होता। और जो भी मैं एट्रीब्यूट्स और मेथड्स डिफाइन कर रहा हूं, उनका पब्लिक एक्सेस है। उसमें सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, वो है ये प्राइवेट एट्रीब्यूट, जहां पे मैं डबल अंडरस्कोर मेंशन कर रहा हूं। सो पाइथन में या तो मेरे पास पब्लिक एट्रीब्यूट होंगे या फिर मेरे पास प्राइवेट एट्रीब्यूट होगा। और ये जो सिंगल अंडरस्कोर है, इसका मतलब है कि पाइथन मुझे प्रिस्क्राइब कर रहा है या सजेस्ट कर रहा है कि इस एट्रीब्यूट को एज अ प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट की तरह ट्रीट किया जाए, या इस मेथड को एज अ प्रोटेक्टेड मेथड की तरह ट्रीट किया जाए। पाइथन लैंग्वेज ऐसा कोई मैंडेट मेंशन नहीं करती। सो अगर मुझे इन दोनों एट्रीब्यूट्स और ये दोनों मेथड्स को यूज करना है, तो ये मेरे लिए एक बराबर है। अंडरस्कोर सिर्फ एक प्रिस्क्रिप्शन है कि प्लीज यूज दिस एज अ प्रोटेक्टेड, बट अगर आप इसको प्राइवेट की तरह यूज कर रहे हैं, तो नोबडी कैन स्टॉप यू। हाउएवर, जब आप एक प्राइवेट एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं, उसके नाम से पहले आप 2 डबल अंडरस्कोर मेंशन करते हैं, तो इस केस में पाइथन इंश्योर करता है कि आप इस एट्रीब्यूट को डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए। मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। ना इस कोड में मैंने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया टेस्ट क्लास का, और फिर मैंने इस ऑब्जेक्ट पे पब्लिक मेथड को कॉल किया। सेकेंड स्टेटमेंट में मैं प्रोटेक्टेड मेथड को कॉल कर रहा हूं, और ये भी एग्जीक्यूट होगा। थर्ड स्टेटमेंट में मैंने एट्रीब्यूट्स को डायरेक्टली एक्सेस किया है बजाय की मेथड्स के। तो यहाँ पे मैंने एट्रीब्यूट्स का नाम स्ट्रेट अवे लिख दिया है, और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये मुझे प्रिंट कर रही है 10 एंड 20। ये वाली जो स्टेटमेंट है, जहां मैं प्रोटेक्टेड मेथड को कॉल कर रहा हूं, उसने मुझे ये आउटपुट दिया है, और पब्लिक मेथड ने मुझे ये आउटपुट दिया है। सो पाइथन में मेरे लिए ये एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना कोई बड़ी बात या कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। बट अगर मैंने जावा या सी प्लस प्लस में इन दोनों एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंशन किया होता, और अगर मैं उनको इस तरह से एक्सेस करता, तो वो लैंग्वेज मेरे को एरर थ्रो कर देती। बट पाइथन में ऐसा नहीं होता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ प्राइवेट मेथड के बारे में। ना अब जब मैं ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूंगा, तो इस केस में पाइथन मुझे एरर थ्रो करेगा, एंड इट इज टेलिंग मी कि इसके पास प्राइवेट मेथड जैसा कोई एट्रीब्यूट नहीं है। तो यहाँ पे मेरे को पाइथन एक लेवल की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और अगर मैं प्राइवेट एट्रीब्यूट जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेस किया है, उसको भी एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, तो भी मुझे एरर आएगा। सो अगर मैं इस टॉपिक को कंक्लूड करूं, तो वो ये है कि पाइथन में अगर आप क्लास डिफाइन करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो भी मेरे एट्रीब्यूट्स हैं और मेथड्स हैं, वो पब्लिक हैं। अगर आपको कोई प्राइवेट मेथड या एट्रीब्यूट डिफाइन करना है, तो आप उसके पहले आपको 2 अंडरस्कोर मेंशन करने पड़ेंगे। और अगर आप कोई मेथड को एज अ प्रोटेक्टेड मेंशन करते हो, तो ये एक रिकमेंडेशन है प्रोग्रामर्स के लिए कि उस मेथड या एट्रीब्यूट को प्रोटेक्टेड मेथड की तरह ट्रीट करें, और उस एट्रीब्यूट को डायरेक्टली एक्सेस ना करें। पाइथन लैंग्वेज अपनी तरफ से इस सिचुएशन में कोई भी एरर थ्रो नहीं करेगा। सो पाइथन में जब भी हम क्लासेस की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो इन चीज़ों का हमें काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से मेथड्स को हमको प्राइवेट या प्रोटेक्टेड रखना है, और जो हमारे टीम मेंबर्स हैं या जो हमारे प्रोग्रामर्स हैं, वो कितना इन रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हैं। एंड बिलीव मी, हम प्रोग्रामर्स अक्सर शॉर्टकट के चक्कर में प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स जो हमने मेंशन किए, उनको डायरेक्टली एक्सेस करते हैं।
और फ्यूचर में इसका प्राइस भी पे करना पड़ता है जब इन एट्रीब्यूट्स के नाम चेंज होते हैं और हमारे प्रोग्राम्स चलने बंद होते हैं और हमको प्रोग्राम्स में दोबारा से चेंज करने पड़ते हैं बेस्ड ऑन द प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स और मेथड्स। नाउ अब मैं एक कॉन्सेप्ट और आपको समझाऊंगा, वो है नेम मैंगलिंग का। तो अभी आपने देखा जब मैंने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करी तो मेरे को पाइथन ने एरर थ्रो किया कि जो एट्रीब्यूट है प्राइवेट मेथड ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका कारण ये है कि जब मैं कोई भी एट्रीब्यूट या मेथड प्राइवेट डिफाइन करता हूं, उससे पहले डबल अंडरस्कोर लगाता हूं, तो पाइथन इस एट्रीब्यूट का जो नाम है उसको थोड़ा सा चेंज कर देता है इंटरनली। ऑल्दो मुझे ये ऐसे अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्राइवेट मेथड दिख रहा है, बट इंटरनली पाइथन ने इसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट किया हुआ है और इस कंसेप्ट को नेम मैंगलिंग कहते हैं। तो अगर मुझे इस प्राइवेट मेथड को कॉल करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि वो जो मैंगल्ड नेम है वो कौन सा है। सो पाइथन जो एनालॉजी यूज करता है नेम मैंगलिंग की, वो एट्रीब्यूट या मेथड से पहले अंडरस्कोर क्लास नेम मेंशन कर देता है। तो अगर मुझे इस मेथड को कॉल करना है तो मैं कोड को कुछ ऐसे लिखूंगा और अब मैं इसको कॉल कर पाया हूं। यही सेम एनालॉजी यूज होती है अगर मुझे प्राइवेट एट्रीब्यूट को भी यूज करना है तो। एंड हियर इज द रिजल्ट 30 फॉर दिस स्टेटमेंट। चलिए अब शुरू करते हैं अगला टॉपिक, गेटर्स और सेटर्स का। अभी तक हमने ये तो देखा है कि मेरे पास पाइथन में एक्सेस स्पेसिफायर्स नहीं है जिसके थ्रू मैं क्लास के एट्रीब्यूट्स का डायरेक्ट एक्सेस रोक पाऊं, और उस प्रॉब्लम का आंसर है ये गेटर्स एंड सेटर्स। और जब मैं ये इंप्लीमेंट करता हूं तो ये एट्रीब्यूट्स के डायरेक्ट एक्सेस को रोकते हैं। आइए अब इसको और डिटेल में समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल में मैंने एक क्लास लिखी है टेस्ट क्लास, जिसमें मैंने एक एट्रीब्यूट डिफाइन किया है अंडरस्कोर वैल्यू, और मेरी इंटेंशन है कि मैं इस एट्रीब्यूट के अगेंस्ट एक गेटर और सेटर मेथड लिखूं जो मेरे को हेल्प करेंगे इस एट्रीब्यूट की वैल्यू को रिट्रीव या अपडेट करने पे। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले एक मेथड लिखा वैल्यू, जो मुझे इस एट्रीब्यूट की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, और इसके एग्जैक्टली ऊपर मैंने मेंशन किया है @प्रॉपर्टी डेकोरेटर। ये जो फंक्शनैलिटी है ये मुझे पाइथन प्रोवाइड करती है, और किसी भी मेथड के ऊपर अगर मैं ये डेकोरेटर मेंशन करूंगा तो ये जो मेथड है ये एक्ट करेगा डेकोरेटर की तरह। नाउ अगर मैं डेकोरेटर की बात करूं तो डेकोरेटर एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं जो मैं किसी भी फंक्शन के साथ अगर उसको यूज करूं तो वो उस फंक्शन से पहले या उस फंक्शन के बाद में कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड कर देते हैं, जिससे ऐसा अपीयर होता है कि वो जो ओरिजिनल फंक्शन है उसकी फंक्शनैलिटी में चेंज आ गया है। सो इस केस में ये वाला कोड एज इज ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, बट ये जो डेकोरेटर है इसने कुछ चेंजेस इस फंक्शन से पहले या बाद में करे हैं, जिसकी वजह से ये जो मेथड है अब गेटर की तरह बिहेव करेगा। नाउ अब बात आती है सेटर की। तो उसके लिए भी मैंने एक और मेथड यूज किया है, वो भी सेम नाम से यूज किया है, वैल्यू के नाम से, और उसमें मैंने एक एडिशनल पैरामीटर भी रखा है, और इस पैरामीटर को मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर उसकी वैल्यू 50 से ज्यादा है तभी मेरे इस एट्रीब्यूट को वो अपडेट करे, अदरवाइज अपडेट ना करे। और उसके ऊपर मैंने डेकोरेटर मेंशन किया है वैल्यू सेटर, जो इंडिकेट कर रहा है कि ये वाला जो मेरा मेथड है ये अब सेटर की तरह बिहेव करे। नाउ कुछ पॉइंट्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, अगर मैं ये डेकोरेटर्स यूज नहीं कर रहा हूं तो मैं किसी भी क्लास में दो मेथड सेम नाम के डिफाइन नहीं कर सकता, बिकॉज ये मैंने डेकोरेटर्स मेंशन करे हैं, इसी की वजह से मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं दो मेथड्स सेम नाम के यूज कर रहा। दूसरा, जब भी हम गेटर्स और सेटर्स लिखते हैं तो इट्स रिकमेंडेड कि जो उनके नाम हो वो सेम हो, ताकि जब मैं इन नामों को यूज करूंगा इस एट्रीब्यूट को अपडेट करने के लिए तो हर बार मैं सेम नाम ही यूज कर रहा। सो ये सब लिखने के बाद मुझे जब इस एट्रीब्यूट को चेंज करना है तो मैं ये वाले दो मेथड्स फॉलो करूंगा, गेटर्स और सेटर्स। मैं इसका एग्जाम्पल शेयर करता हूँ ना। इस कोड सेगमेंट में मैंने सबसे पहले टेस्ट ऑब्जेक्ट बनाया है टेस्ट क्लास का, और उसको मैंने 55 की डिफॉल्ट वैल्यू दी है ना। जब मैं ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूंगा तो इसमें मैंने मेंशन किया टेस्ट डॉट वैल्यू, जो कि इस गेटर को एग्जीक्यूट करेगा और वो मुझे इस एट्रीब्यूट की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। नाउ इस स्टेटमेंट में जब मैंने टेस्ट डॉट वैल्यू इक्वल्स 30 किया तो इस केस में ये इस
सेटर को एग्जीक्यूट करेगा और ये कंडीशन चेक करेगा कि जो मैंने वैल्यू यहाँ मेंशन करी है, अगर वो 50 से बड़ी है तभी मेरा जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू को अपडेट कर दे। अब क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो मेरा ये एट्रीब्यूट अपडेट नहीं होगा। नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट में ये मेरे को फिर से वही सेम वैल्यू 55 की देगा। बट जब मैंने ये वाला स्टेटमेंट कॉल किया, मैंने अगेन इस सेटर को कॉल किया है और इस टाइम पे एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और जब मेरा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जिसमें मैं गेटर मेथड को कॉल कर रहा हूँ, तो वो मुझे 300 की वैल्यू रिटर्न करेगा। सो दिस स्टेटमेंट लेड टू दिस आउटपुट। इस स्टेटमेंट का कोई आउटपुट नहीं है। इस स्टेटमेंट का आउटपुट है ये 55 और इस स्टेटमेंट का जो आउटपुट है ये सेटर एट्रीब्यूट अपडेटेड और ये वाली स्टेटमेंट का आउटपुट है ये गेटर 300। नाउ एक बात मैं और बताऊंगा आपको। ऑल्दो मैंने ये गेटर और सेटर मेथड्स तो मेंशन किए हैं ताकि मैं इस एट्रीब्यूट को डायरेक्टली एक्सेस ना करूं, बट अनफॉर्चुनेटली पाइथन में मेरे लिए अब भी पॉसिबल है कि मैं इस एट्रीब्यूट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता। तो ये मेरे लिए अब भी पॉसिबल है। ये मुझे आउटपुट देगा 55 का, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया है विद 55 की वैल्यू और ये वाली स्टेटमेंट सारी मैंने कमेंट कर दी है। और अब हम आते हैं आखिरी टॉपिक नोइंग सेल्फ पे, और इसको भी मैं क्लास के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। ना इस क्लास में अगर आप नोटिस करेंगे जितने भी मैंने मेथड्स डिफाइन करे हैं उसमें सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है सेल्फ का। इनफैक्ट सिर्फ इसी क्लास में नहीं, जितनी भी क्लासेस मैंने अभी तक डिफाइन करी हैं इस सेशन में, उन सब में जितने भी मेरे मेथड्स हैं उनमें सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है सेल्फ। तो इसका पर्पस क्या है? सो ये जो सेल्फ पैरामीटर है ये रिप्रेजेंट करता है क्लास के ऑब्जेक्ट्स को। मीन्स जो भी मैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा वो ऑब्जेक्ट्स इन मेथड्स को यूज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं ना। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। जब मैं इस क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना, इस केस में मैंने जान के दो आर्गुमेंट्स पास नहीं करे हैं जो इनिट मेथड को चाहिए। बट जब मैंने इनिट मेथड डिफाइन किया तो मैंने इसमें 3 पैरामीटर्स मेंशन करे हैं और यहाँ पे जब मैं एरर मैसेज देखता हूँ तो ये मुझे बोल रहा है कि सिर्फ 2 पोजिशनल पैरामीटर्स ही मिसिंग है। सो ये क्या रीजन है कि ये मेरे को 2 ही पैरामीटर्स के लिए कंप्लेन कर रहा है, 3 के लिए नहीं कर रहा। एक और एग्जाम्पल मैं शेयर करता हूँ ना। इस केस में जब मैंने ये फंक्शन एग्जीक्यूट किया तो इसने मुझे आउटपुट दिया कपिल का। ना ये जो मेरे ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर सिर्फ एट्रीब्यूट्स हैं, नेम और एज। जो मेरे मेथड्स हैं उनकी जो डेफिनेशंस हैं वो क्लास के अंदर ही है। सो जब मैंने ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करी तो पाइथन को कैसे पता चला कि ये गेट नेम जो है वो कपिल ऑब्जेक्ट के लिए है और अमित ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है? सो जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को यूज करता हूँ क्लास के मेथड्स को कॉल करने के लिए तो पाइथन इंटरनली थोड़ा सा चेंज करता है। सो जब मैं ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूंगा तो पाइथन इस स्टेटमेंट को इंटरनली इस तरीके से कॉल करता है। अब जैसे ही आप ये स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि जब मैंने गेट नेम मेथड कॉल किया तो मैंने यहाँ पे एक्चुअली में ये जो कपिल ऑब्जेक्ट है ये एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पास किया है। और जब ये गेट नेम मेथड एग्जीक्यूट होगा तो ये कपिल जो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पास किया है उसका जो नेम एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। नाउ यही रीजन है जब मैंने इनिट मेथड कॉल किया था विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स तो उस केस में इसने इसका एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट बना के सेल्फ में डाला था। बट क्योंकि मैंने यहाँ पे नेम वैल और एज वैल मेंशन नहीं किए थे तो इसने मेरे को सिर्फ 2 ही आर्ग्यूमेंट्स का कंप्लेन किया था, ना कि 3 का। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ। अगर मैं इसको क्विकली समराइज करूं तो जितने भी मेरे मेथड्स होते हैं जिनमें सबसे पहला पैरामीटर सेल्फ होता है वो मेरे इंस्टेंस मेथड्स कहलाते हैं। इसका मतलब जो मैं ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा वो ऑब्जेक्ट्स इन मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। और जब हम पाइथन को ये वाले मेथड्स पास करते हैं तो पाइथन उसको इस स्टाइल में चेंज करके मेथड्स को कॉल करता है, क्योंकि जो मेरे मेथड्स की जो डेफिनेशन है वो मेरे क्लास के लेवल पे होती है, ऑब्जेक्ट्स के लेवल पे नहीं होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ। सो इसी के साथ मैं सेशन भी कंक्लूड करता हूँ। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। अब मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ कि पाइथन क्लासेस आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगी। कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर पाइथन मैंडेट करता है और कौन सा रेकमेंड, इसकी आपको पूरी क्लैरिटी है।
डंडर मेथड्स और सेल्फ कीवर्ड का पर्पस भी क्लियर है। गेटर्स और सेटर्स मैं कैसे यूज कर सकता हूँ मॉड्यूलर कोड लिखने में, ये भी आपको अब पता है ना। आपकी ये लर्निंग जर्नी अब काफ़ी आगे तक आ चुकी है और आपके इसी मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए मैं आपको हेल्प करूँगा। और इसके लिए मैंने एक 7.5 घंटे का पाइथन का कोर्स हिंदी में लॉन्च किया है, बिल्कुल फ्री। उसकी डिटेल्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर करी है। इसे चेक करिए और अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखिए। मिलूंगा मैं आपसे फिर पाइथन के एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।